सो स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी with a constant speed of 10 meter per second and returns back to city A with a constant speed of 20 meter per second along a straight path. तो अब इस न्यूमेरिकल में जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो दो सिटीज हैं उनके बीच में जो ट्रेन चल रही है, तो जब ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड और स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। और जब वो ट्रेन वापस आ रही है उसी रास्ते पे बी टू ए, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है और 20 मीटर पर सेकेंड है। अब यहां पर आपने क्या समझना है बेटा कि जब ट्रेन ए से बी जा रही है, एक तो स्पीड कांस्टेंट है, दूसरा डायरेक्शन सेम है ए से बी तक, तो ए से बी तक जो मोशन है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन मान सकते हैं। और इसी तरह बी से ए तक का मोशन भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि बी से ए तक भी स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। बट अगर हम ए से बी और बी से ए पूरी जर्नी को देखें तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए से बी और बी से ए के दौरान जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऑपोजिट होगी। अब इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ए से बी एंड बी से ए। अब आपको याद आना चाहिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलेगा ना, तो स्पीड एंड एवरेज स्पीड दोनों बराबर होंगी। अब एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस है x, तो बी से ए वाला भी तो x ही होगा। अब अगर ए से बी तक टाइम लगा, ए से बी पहुंचने में टाइम लगा t1, तो ए से बी जो एवरेज स्पीड है वो x बाय t1 है और वो 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है ना। और b से a भी स्पीड कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड बराबर होगी स्पीड के। तो एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। तो हम मान लेते हैं कि b से a आने में टाइम लगा t2। तो अब जब आप a से b की बात करते हो, a से b, तो ये इक्वेशन बनी। जब b से a की बात करते हैं तो ये इक्वेशन बन गई। अब अगर हमने निकालनी है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, एंटायर जर्नी मीन्स ए से बी, बी से वापिस ए। अब पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ अब पूरी जर्नी की तो वो है पूरा डिस्टेंस। अब पूरा डिस्टेंस ए से बी x है, बी से ए भी x है, तो x प्लस x 2x, और जाने का टाइम है t1, आने का टाइम है t2, तो टोटल टाइम है इतना। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन एंटायर जर्नी के लिए आ गई। अब यहां से देखिए अब आप यहां से t1 की वैल्यू निकाल सकते हो x बाय 10, और यहां से यहां से t2 की वैल्यू आ जाएगी x बाय 20। तो x कॉमन है, इसको सॉल्व करके आप x कैंसल आउट हो गया 2। तो ये आ गई एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। अब साथ में उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए।
जब भी आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपके माइंड में फार्मूला आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन की रेशो। अब फॉर द एंटायर जर्नी का मतलब है ए से बी से वापिस ए। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से चल के ए पे ही आ चुका है तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओवर टाइम टेकन तो 0/0। तो इस तरह से आपने मींस किसी भी न्यूमेरिकल को पूरा कंसेप्ट के साथ रिलेट करके अगर आप सॉल्व करते हो तो काफी इजी होने वाला है ना, तो ये याद रखना है। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 में देखिए, ए बॉडी मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड एंड then moves at a speed of 200 meter per second for 20 second along the same direction। मतलब इस केस में एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लीजिए ए से बी जाने के लिए उसको टाइम लगा, समय लगा 10 सेकेंड और ए से बी तक उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड और बी से आगे मान लीजिए सी तक जाने में उसको टाइम लगा 20 सेकेंड और जो बी से और सी तक की उसकी स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड है ना। तो अब इसको आपने ये देखिए कि ए से बी तक स्पीड डायरेक्शन सेम होने के कारण ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, और बी से सी तक भी ये यूनिफॉर्म मोशन है, बट ए से सी तक यूनिफॉर्म नहीं है। ये समझना, आपने मोशन को स्प्लिट कर लिया ना पार्ट्स में। अब हमने निकाल ली है एवरेज स्पीड। तो मान लीजिए कि ए से बी तक की दूरी है x1 और b से c तक की दूरी है x2। तो अब जब आपने एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड तो a से c तक की है ना, तो a से c तक का डिस्टेंस कवर्ड नोट करोगे आप। अब क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है तो इसका डिस्टेंस आ गया x1 प्लस x2 है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम ही है। अब टाइम टेकन क्या है, a से b तक जाने का टाइम है 10 सेकेंड और b से c तक का टाइम है 20। तो इट मींस ये हमारा आंसर आ गया ना। और अब इस आंसर में x1 x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब यहां देखिए बेटा, क्योंकि a से b तक स्पीड कांस्टेंट है तो यहां पर एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होने के कारण स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब a से b तक जो एवरेज स्पीड है यहाँ स्पीड है वो बराबर ही है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो 100 इज इक्वल टू डिस्टेंस x1 ओवर टाइम 10। तो x1 की वैल्यू आ गई 1000 मीटर है ना, और b से c तक भी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो b से c तक की एवरेज स्पीड और स्पीड बराबर ही है। तो इट मींस 200 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। तो x2 की वैल्यू आ गई 400 मीटर। अब ये x1 x2 की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एवरेज स्पीड A to C कितनी आ जाएगी पूरी जर्नी की। तो x1 की वैल्यू है 1000, 4000 तो 5000 बाय 30 तो 500 बाय 3 मीटर पर सेकेंड।
तो ये आंसर आ गया ना। तो ऐसे आपने प्रॉब्लम को स्प्लिट अप करके कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है। अब यहां देखिए बेटा, a car is moving along a straight line, say OP, as shown in figure. It moves from O to P in 18 seconds. तो O से P तक जाने में means time taken from O to P is 18 seconds and returns from P to Q 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going from number 1 from O to P? अब यहां पे देखना बेटा, नंबर 1 फ्रॉम O टू P, तो O से P तक, अब O आपकी इनिशियल पोजीशन है, P फाइनल है ना। तो जब आपने O से P के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है O से P तक, तो O से P तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 360 मीटर और टाइम टेकन है O से P तक का 18 सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। और डायरेक्शन भी बतानी है आपने, तो एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो अलोंग OP, O से P की तरफ है। अब आप अगर आपने निकालनी है एवरेज स्पीड बिटवीन O से P, तो अब आपने O से P तक का डिस्टेंस कवर्ड देखना है। अब क्योंकि स्ट्रेट पाथ फॉलो हो रहा है, तो स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। तो इट मींस O से P तक का डिस्टेंस कवर्ड भी 360 मीटर है, टाइम टेकन भी 18 सेकेंड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके साथ डायरेक्शन नहीं आएगी क्योंकि एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अब जब आपने सेकेंड पार्ट में निकालनी है फ्रॉम O टू P, अब O टू P में आपने क्या देखना है बेटा, सॉरी O टू P एंड बैक टू Q, मतलब O टू P एंड Q वापस Q तक। इट मींस इस केस में ये इनिशियल है और ये फाइनल है ना, बट P से वापस आई है। अब यहां ध्यान देना कि जो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जब आपने, तो अब एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन की रेशियो लेनी है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करेगी, इनिशियल O है, फाइनल Q है। सो O से Q के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 240 मीटर है। अब O से Q पहुंचने में टाइम कितना लगा, पहले O से P गए और फिर P से Q आए हैं ना, तो रास्ता ये वाला है। तो अब यहाँ टाइम लगा O से P तक जाने में 18 प्लस 6 तो 24, तो ये आ गया। अब डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट O से Q की तरफ है, O इनिशियल Q फाइनल, तो अलोंग OQ। पर जब हमने निकालनी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस कवर निकालना है। अब डिस्टेंस कैसे कवर हुआ, O से पहले P गए 360, फिर वापस P से Q आए, तो P से Q की दूरी 120 है ना, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ 360 मीटर प्लस 120 मीटर। और नीचे टाइम टेकन क्या है, O से P तक का 18 और P से Q का 6, तो 480 मीटर बाय 24, so 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। तो ये मींस हर पार्ट को आपने समझना है। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 में देखिए बेटा, ए मैन ट्रेवर्स्ड half the distance with velocity v0 along a straight path. The remaining part of the straight distance was covered with velocity v1 for half time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the average speed of the man over the whole time of motion. Means ये तो बात क्लियर है कि जो पाथ फॉलो हो रहा है वो स्ट्रेट पाथ है ना,
तो स्ट्रेट पाथ आ गया। अब मान लीजिए C मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन की लेंथ बराबर है, तो इसको हम x और इसको भी x मान लेते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए A से C जाने में टाइम लगा, A से C जाने में टाइम लगा और C से B जाने में टाइम लगा। अब बेटा A से C के दौरान जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है वो v0 है। तो बिटवीन A टू C, A से C के इन बिटवीन क्या हुआ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट मींस स्पीड भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी के दो पार्ट्स होते हैं ना, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगी। अब A से C के बीच में अगर स्पीड v0 है तो एवरेज स्पीड भी v0 है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। अब A से C के बीच में डिस्टेंस है x, टाइम टेकन है इतना, तो इट मींस A से C के बीच में v0 को हम लिख सकते हैं x ओवर नंबर 1। अब स्टेटमेंट है द रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, वो भी हाफ ही हुआ ना। अब पहला पार्ट अगर x है तो दूसरा भी x ही होगा। अब C से B तक को कवर करने में जितना टाइम लगा वो हमने लिख लिया TCB। अब उसने क्या बोला है कि C से B जाने में जितना भी टाइम लगा ना, उस टाइम का हाफ, आधा। तो इट मींस हम मान लेते हैं कि TCB का आधा तो होगा TCB/2। तो पहले इतने टाइम के लिए उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, v1, तो वो इतने टाइम में इस स्पीड के साथ C से कहां पहुंच गया, मान लीजिए D तक। ठीक है, तो ये x है भाई। तो अब C से D तक जो उसको हम मान लेते हैं x, C से D, और ये D से B तक का x जो है ये कितने टाइम में कवर हुआ, ये अदर हाफ में है ना, कितने टाइम में, और इसके दौरान स्पीड है v2, और ये वाली वैल्यू वो x dv होगी, है ना। अब यहां देखिए कि C से D तक जो स्पीड है वो v1 है कांस्टेंट, तो स्पीड क्या लिख सकते हैं, ओवर टाइम टेकन। तो यहां से xcd की वैल्यू क्या आ गई, v1 नंबर 2, और बिटवीन D से B तक v2 x dv बाय टाइम टेकन। तो यहां से x dv की वैल्यू आ गई v2 TCB/2 नंबर 3। अब xcd प्लस xdv x के बराबर है। ये x है, यहां से हमने सेकंड और थर्ड से वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पे। तो v1 TCB/2 प्लस v2 TCB/2 इज इक्वल टू x। तो यहां से TCB की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, तो TCB कॉमन आ गया, तो 2x v1 प्लस v2, तो नंबर 4। और यहां से आप TAC की वैल्यू लिख सकते हो x ओवर v0 नंबर 1, ऐसे लिख सकते हो ना। तो हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब होल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप, अब होल जर्नी में टोटल डिस्टेंस है x प्लस x 2x,
और टाइम टेकन की वैल्यू है TCB और TAC प्लस TCB। अब TAC की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे और TCB की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करके अगर आप सॉल्व करोगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो देख क्या रहे हैं आप कि कोई भी जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको वो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये किस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है, फिर उस कंसेप्ट के अंदर कौन कौन से फार्मूलाज यूज किए जा सकते हैं वो याद होने चाहिए, है ना। तो उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे तो फिर आपकी जो मैथमेटिकल स्किल है वो काम आएगी, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आप, और लास्ट में प्रॉपर आंसर आएगा। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले भी आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल की ये समझ आनी चाहिए कि ये किस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, एक होगा कि एक से ज्यादा फार्मूलाज यूज होंगे, तो वो सारा होना चाहिए। उसके बाद आपकी मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो काम आके तो प्रॉपर आंसर निकलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।